हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका आयुष कुमार दीना अपनी लूसेंट की हिस्ट्री की क्लास में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। अब थर्ड लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं जो निम्न प्रकार हैं, जिसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री.एच. लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट से ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटा सालाम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में ऐसी जानकारियाँ हमें मिली हैं। अगला है प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, देखिए अभिलेख बताऊंगा और मैं आपको शासक बताऊंगा, मतलब किसका अभिलेख है और शासक कौन था उस टाइम का। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन II, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवापाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरीकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आता है प्रागैतिहासिक काल। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था आपका भारत का इतिहास में प्राचीन भारत के सच में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, आइए हम जानते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राग के इतिहास, आध इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, मतलब प्रस्तुत नहीं किया,
उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन काल के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब कुछ संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार उस टाइम के बर्तन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा संस्कृति में, मालवा संस्कृति में बर्तन कौन से थे? काला तथा लाल बर्तन प्रयोग किए जाते थे। बुर्ज होम में धूसर प्रयोग किया जाता था। जोखे में लाल प्रयोग किया जाता था। द नवपाषाण में चमकीला धूसर प्रयोग किया जाता था। पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, नाम और तिथि जानना सबसे आवश्यक है इसमें। पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल यह लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं? यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। मानव इतिहास, जो मानव का इतिहास रहा, उसकी जो कहानियाँ थी वो लगभग 99%, एक तरीके से मान कर देखिए 100% जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वह इसी काल में हुई हैं, जिसको हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब अगला है मध्य पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल में औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना, हसिया और आरी, उसमें मुट्ठा लगा होता लकड़ी का। तो इसमें क्या होता था कि इसमें भी उस समय हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। उस समय लकड़ी बहुत कम जानते थे, इसलिए मध्य पाषाण काल में लोग हड्डियों का भी मुट्ठा बना के लगाते थे। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में हम बताते हैं आपको। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष से पहले होती है। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में जो मानव अपना जो जीविका चलाते थे उसमें उनका मुख्य क्या था, आधार क्या था, वो कैसे अपना जीविका चलाते? जब तक वो शिकार न करते तो उनकी जीविका चलना असंभव थी, इसलिए वो जानवरों का शिकार करते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार जो था वो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन, मतलब अब भाई एक जगह बैठे बैठे हम भी बोर हो जाते हैं, आप भी बोर हो जाते होंगे, इसलिए ये भी बोर होते थे। तो इनका जो मनोरंजन था वो मतलब जानवरों को दौड़ाना, उनका शिकार करना, ये उनका मनोरंजन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार जो था वह पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण के लोगों को आग जलाना इसी काल में समझ आया कि हम आग भी जला सकते हैं। और पहिए बनाने का, पहिया कैसे, मतलब पहिया घूमता है तो उसको पहिए बनाने का कब आया? नवपाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणी पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उनसे सबसे पहले कुत्तों का पालतू बनाया गया। मनुष्य ने इस नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? सबसे पहले कुत्ता पालन
कुत्ता पाला, मतलब एक जानवर अपने आसपास। कुत्ता मतलब सबसे पहले उनने शुरुआत की कुत्ता पालने की। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इस काल में सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण में हुआ। कृषि का आविष्कार जो था वह 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। मानव क्या करता है, सबसे ज़्यादा उपज किसकी करता है, चावल की कर रहा है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का साक्ष्य किससे मिलता है, संबंध किससे मिलता है, चावल से। प्राचीनतम साक्ष्य है ये। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ में क्या था, जो कब्र होते थे उसमें जो मृतक को डाला जाता था उसमें एक बकरी को भी डाला जाता था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में हुई। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब प्राप्त हुई हमें, 1867 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालिक सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी, आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता में। अगला हमारा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में देखते हैं रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल
ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर मतलब बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है। सिंधु सभ्यता या सांध्यव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सांध्यव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किसमें हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में हमें स्नानागार भी प्राप्त हुए थे जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा 11.88 मीटर लंबा मतलब 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा, जिसको हम बोल सकते हैं राउंड फिगर में 12 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहोदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाहिने मतलब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर लिखी जाती थी, मतलब दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब लोथल में जो नगर था, जो भी नगर में घर थे, उसके जो मुख्य दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो हमेशा याद रखिएगा गेहूँ और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य किससे मिला है? वनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं।
जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अब हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे प्रमुख स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। अगला है स्थल है मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो आप लोग सिर्फ स्थल और नदी याद रखिए। हाँ, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी। मेन आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा पूछेगा। पूछता इसमें हड़प्पा, तो आपको बताना है रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। चनहुदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगन घग्गर नदी। अब पूछेगा इसमें लोथल किस नदी के है? तो भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगेडोर दासक नदी। बनमाली रंगोई धौलावीरा। इसमें पूछता है धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। चलिए अब हम अगला चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं, उर्वरता मतलब जहाँ से हमारा उपज हो रहा है उसको लोग उस धरती को उर्वरता की देवी मतलब उर्वरता की देवी मानकर उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। अब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। सिंधु काल में विदेशी व्यापार क्या क्या थे? जैसे आयातित वस्तुएं, जैसे सोना चांदी तांबा, हाँ टीन, ये सब चीज़ें थी। शीशा था। ये किस प्रदेश से है? तांबा जो था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से है। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से है। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान से है। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से है। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्त मेसोपोटामिया से है। शीशा ईरान से है। अब अगला है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव साम्राज्य मातृसत्तात्मक था। मतलब मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब वो तलवार, छुरा, चक्कू से ये सब चीज़ों से परिचित नहीं थे सिंधु के लोग।
कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश एवं संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। इसमें आग में पकी हुई मिट्टी को इसमें क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब कल हम पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता। कल हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता में कौन कौन से काल हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बारे में हिंट देता हूँ। वैदिक सभ्यता में 2 काल हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं दोस्तों। चलिए, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। धन्यवाद।